जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडियन डिफेंस कंपनीज को ट्रांसफर करने का ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। दूसरी तरफ इसरो जो है वो ग्रेजुअली लॉन्च व्हीकल और रूटीन सैटेलाइट्स के प्रोडक्शन को से जो इंडस्ट्री को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब सवाल सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या भारत फाइनली अपनी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को गवर्नमेंट लेबोरेटरी से निकालकर एक नेशनल इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी एलिजिबल इंडियन डिफेंस कंपनीज को ट्रांसफर करने का अप्रूवल दिया है। और जो डिपेंडेंस है वो कम करना और जो प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ में एमएसएमईज को डिफेंस सप्लाई चेन में डीपर इंटीग्रेट करना, ये उद्देश्य है। और दूसरी तरफ स्पेस सेक्टर में एक इक्वली इम्पोर्टेंट डिबेट चल रही है। इसरो के फॉर्मर चेयरमैन जी माधवन नायर ने गवर्नमेंट के अप्रोच पर सीरियस कंसर्न रेज किए हैं। उनका आर्गुमेंट है कि लॉन्च व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और जो रिलेटेड कंपनीज हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को शिफ्ट करने के लिए इनॉर्मस इन्वेस्टमेंट चाहिए। उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है ये है कि इसरो जैसी स्टैब्लिशमेंट बनाने में रफली 50,000 करोड़ लग सकते हैं, जबकि जो रिटर्न्स हैं वो कंपैरेटिवली लिमिटेड हो सकते हैं। तो आज का असली सवाल ये है कि भारत स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर रहा है या अपनी मोस्ट वैल्यूएबल नेशनल कैपेबिलिटीज को कमर्शियल फोर्स के हवाले करने की जो रिस्क है वो ले रहा है। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। इस चर्चा में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, काफी इम्पोर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। और जो राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ के कन्वेंशनल मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने का अप्रूवल दिया है। और ये भी क्या आपको लग रहा है कि फाइनली रिसर्च पावर से मास मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने के स्टेज पर पहुंच रहा है? अंबर जी, मैंने बहुत पहले बोला था कि भारत के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स वो बनेगा। और आज जो राजनाथ सिंह ने किया है, एक तरह से ये कैटलिस्ट होने वाला है। इससे देश के अंदर जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज है, जो वेटेड है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने जिनको वेट किया है, को हमारी जो डीआरडीओ ने जैसे मिसाइल्स बनाई है उसका मास प्रोडक्शन का को बोल दिया जाएगा कि आप जितना मास प्रोडक्शन कर सकते हो आप करो। सबसे बड़ी बात है कि हमने रिपोर्ट्स देखी है कि कैसे ब्रह्मोस के लिए अभी हमें ग्लोबल ऑर्डर्स आ रहे हैं। ब्रह्मोस का ऑलरेडी प्लांट अभी लखनऊ में लास्ट ईयर ही खुला था। उसके बाद आप देखिए कि फिलीपाइंस एडिशनल 9 बैटरीज मांग रहा है। इंडोनेशिया, वियतनाम, फिर बाद में अभी बात हो रही है यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ब्राजील, ये सब ब्रह्मोस मांग रहे हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल्स को प्रोड्यूस करने के लिए आज की टाइम में आपको प्राइवेट सेक्टर को लाना ही पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर ऐसी रहेगी जो गवर्नमेंट द्वारा वेटेड रहेगी। उसके अंदर रिलायंस, अदानी, महिंद्रा और बाकी जो कंपनीज हैं, टाटा जैसी कंपनीज है, इनको दिया जाएगा जिनके पास एक प्रूवन इंडस्ट्रियल बेस है। अंबर जी, इससे आप देखिए कि हम जो सुनते हैं कि अमेरिका के पास जो डिफेंस कंपनीज है, जैसे रेथियन है, बोइंग है और नॉर्दर्न ग्रोम्प है, वैसे ही भारत अपना खुद का देसी वर्जन बना रहा है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर जो विदेश जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना भारत ने देखा था, मोदी जी ने देखा था 10 साल बाद, इस स्टेप से पूरा होने वाला है। आज आप देश के अंदर एक ऐसी सिस्टम बना रहे हो जिसका फायदा सिर्फ कॉर्पोरेट्स को नहीं होगा, उसका फायदा होगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को भी होने वाला है। अंबर जी, लास्ट ईयर हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो किया था वो 1,78,000 करोड़ का हमने डोमेस्टिक हथियार बनाए थे। 38,200 करोड़ के हथियार हमने बेचे थे। और आप देखिए कि अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब इंडोनेशिया गए तो इंडोनेशिया ने बोला है कि हमको अस्त्र मिसाइल चाहिए। उन्होंने 200 से 300 नंबर्स मांगे थे। अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप अपने देश के ऑर्डर्स भी पूरे कर सको या आप उसको मतलब आप एक्सपोर्ट भी कर सको। प्राइवेट सेक्टर को आपको लाना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात है कि डीआरडीओ को एक तरह से आप मैं ये बता देता हूँ, डीआरडीओ को अभी रिफॉर्म किया जा रहा है। देखिए डीआरडीओ ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने भारत की जो मिसाइल्स है जैसे अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, वो सब डेवलप किया है। भारत के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी हमने रशिया के साथ मिलकर डेवलप किया। उसमें भी डीआरडीओ का एक तरह से बहुत गहरा बहुत डीआरडीओ ने बहुत इसके अंदर रिसर्च किया है। अंबर जी एक और एक चीज देखिए, प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर भी काम किया जा रहा है जो S-400 का देसी वर्जन है, उसमें भी डीआरडीओ काम कर रहा है। अब डीआरडीओ ने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए। देखिए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है, रेडार सिस्टम्स है, कम्युनिकेशंस है, फिर बाद में सेंसर्स है, नेवल टेक्नोलॉजीज है और हमारी जो वॉरशिप्स है और इनके जो प्रोपल्शन सिस्टम्स है, सबके ऊपर काम किया है। अब सरकार चाहती है कि डीआरडीओ एक सिर्फ एक तरह से टेक्नोलॉजीज को डेवलप करे, फिर बाद में उसको प्राइवेट सेक्टर को दे, प्राइवेट सेक्टर उसको स्केल अप करे, मास प्रोडक्शन करे, डोमेस्टिक ऑर्डर्स पूरी करे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ले, देश के अंदर एक तरह से इकोसिस्टम तैयार किया जाए, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज को जॉब्स मिले, वहां पर ऑर्डर्स मिले और भारत के लिए जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाए। पिछले दिन हम देख सुनते हैं कि भारत के पास 15 दिन का अम्यूनिशन है, 20 दिन का अम्यूनिशन है, 30 दिन का अम्यूनिशन है, पर अब जो मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है। देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है वो 4.5 साल हो चुके हैं और इस ऐसे अगर वॉर्स फ्यूचर में भारत को लड़ना पड़े तो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस करने की जरूरत है। जिस कंट्री के पास खुद का इकोसिस्टम रहेगा, जिस कंट्री अपने जो वेपन्स है रिप्लेनिश जल्दी कर सकती है, रिपेयर जल्दी कर सकती है, प्रोडक्शन स्केल अप कर सकती है, उसी को फायदा होने वाला है। देखिए इसराइल की जो मिसाइल्स है जी जैसे लोरा और रैम्पेज मिसाइल, उसका ऑलरेडी हमने अभी जो देश के अंदर प्रोडक्शन चालू होने वाला है। उसके अलावा आप देखिए कि डीआरडीओ की जो मिसाइल्स है उसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। अंबर जी एक और एक चीज बताना चाहता हूँ, जो यूनाइटेड किंगडम में वो अभी यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल देने वाला है। स्कैल्प मिसाइल जो है उसको प्रोड्यूस किया है फ्रांस और ब्रिटेन ने, दोनों ने, जो हमारे रफाल के अंदर यूज किया जाता है। स्कैल्प मिसाइल्स को हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया है। अब अब ग्रेट ब्रिटेन ये जो टेक्नोलॉजी है ये दे रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन का सीधा संबंध है पाकिस्तान के साथ। और यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच में जो अभी जो डिफेंस उनके जो रिलेशंस है वो 30 इयर्स से है। और अंबर जी ये भी देखिए कि पाकिस्तान ने जो है यूक्रेन को 16 जो 155 mm आर्टिलरी शेल्स है वो उसको दिया है। और यूक्रेन ने पाकिस्तान के जो टैंक्स है उसको अपग्रेड किया है। और अभी बात हो रही है कि वहां पर से वो ड्रोन सिस्टम्स भी देने को तैयार हो चुका है, वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो चुका है। और विश्व का सबसे बड़ा जो ड्रोन प्रोडक्शन होता है वो यूक्रेन में होता है। एक साल में अंबर जी 5 मिलियन ड्रोन बना रहे हैं वो लोग, मतलब सोचिए 50 लाख ड्रोन। अब वहां पर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन इनको स्कैल्प मिसाइल्स और शैडो स्टॉर्म मिसाइल्स भी दे रहे हैं। और ये अगर मिसाइल्स पाकिस्तान के पास आ जाती है तो भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। देखिए जी आप ये भी देखिए, कुछ दिन पहले हमने फ्रांस से ऑर्डर भी लिया था कि स्कैल्प मिसाइल हमको चाहिए। हमने उनको $350 मिलियन का ऑर्डर दिया है। और अब देखिए ये जो आप विदेशी टेक्नोलॉजी पे आप डिपेंड रहोगे तो आपको कभी भी उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपको देशी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, स्केल अप करना पड़ेगा। और हमारी जो मिसाइल्स है, इंडिजिनस मिसाइल्स को हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे सिक्योरिटी के लिए भी। और ये चीज सबसे बड़ी बात है कि आज जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन लेकिन बहुत सारे सवाल हैं सर रिलेटेड। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर डीआरडीओ जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करे और प्राइवेट सेक्टर जो है मास प्रोड्यूस करे, तो अकाउंटेबिलिटी का फाइनल कंट्रोल किसका होगा, कंपनी के पास या फिर इंडियन स्टेट के पास? और जो मास प्रोडक्शन की स्केलेबिलिटी है, कल कुछ हो जाए, कल ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो मतलब जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या भारत के पास जो मिसाइल को वॉर टाइम स्केल पर रैपिडली प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने का इनफ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स भारत के पास होंगे या नहीं देखिए है? मैं कुछ कंपनीज के नाम लेता हूँ, टाटा, रिलायंस, अदानी। अदानी के बाद आप देखिए कल्याणी ग्रुप,
महिंद्रा ग्रुप, ये 5 ग्रुप तो मेरे नाम से है, मतलब मैं अभी आपको एकदम से बता पा रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं भारत के अंदर, जो अभी भी भारत के जो डीआरडीओ के साथ वो पार्टनरशिप करके वो वेपन सिस्टम्स बना रहे हैं। अराउंड 134 कंपनीज के जो है वो डीआरडीओ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है। डीआरडीओ ने 2000 जो आईपी राइट्स है और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो प्रोडक्ट्स के हैं वो ऑलरेडी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने क्लियर कट निर्देश दे दिया है कि डीआरडीओ को लीनर बनाना पड़ेगा। डीआरडीओ के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स है उसको खत्म करने की जरूरत है। डीआरडीओ के पास 29,000 करोड़ का बजट है, $3.5 बिलियन का बजट है, और डिफेंस प्रोडक्शन का 6% उनको अलोकेशन किया जाता है। अमर जी, ये सबसे बड़ी बात है कि भारत अभी चाहता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे और हमारे स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे। देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी में आपको मालूम है कि जितने भी आ रहे हैं हमारे चीज, वो हमारे ड्रोन्स कर रहे हैं, वो जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ कि स्पेस सेक्टर में आपने सुना होगा स्काई रूट का, आपने नाम सुना होगा दिगंत तारा का, आपने नाम सुना होगा गरुड़ा एरोस्पेस का। उन्होंने वहां पर भी झंडे गाड़े हैं। कम से कम आज भारत के अंदर 440 स्टार्टअप्स है, जो स्पेस मार्केट है $9 बिलियन का है। मैनी यूनिकॉर्न्स हमारे पास ऑलरेडी है। और एक और एक चीज है, गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ दिया है फॉर स्टार्टअप्स। अगर स्टार्टअप के पास कोई आइडिया है वो गवर्नमेंट के पास जा सकता है, गवर्नमेंट उसको फंड करने को भी तैयार है। ये एक तरह से इकोसिस्टम बना रहा है गवर्नमेंट। देखिए, इंडस्ट्री का फिर बात। लेकिन सुनिए, जो फॉर्मर इसरो के चेयरमैन है माधवन नायर, उन्होंने जो वायबिलिटी और जो मैसिव इन्वेस्टमेंट का कंसर्न रेज किया है, क्या जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज हैं जनरली इतना कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं? जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन और सब को लेकर, देखिए अमर जी, वायबिलिटी। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहले, जो स्पेस सेक्टर है उसके अंदर रेवोल्यूशन आने का है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, आपको मालूम है कि 1600 सैटेलाइट्स जियो ने लॉन्च करने का बोल दिया है। तो उसको भी सैटेलाइट भेजने के लिए उसको लॉन्चर चाहिएंगे। अब इसरो बोल रहा है कि मुझे गगनयान, चंद्रयान और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा प्लानिटरी जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में ये सब सैटेलाइट्स मेरे लिए काम की नहीं है। इसके लिए उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट एसएसएलवी का उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिया है। और साथ में भी बोला है कि बाकी कंट्रीज चाहें तो वो जो हमें अभी कंपोनेंट्स दे रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकती है इसका। इसके अंदर कंपनीज का नाम है लार्सन एंड टूबो, आपको मालूम है, जिसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी सबको मालूम है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि देखिए, चैलेंजेस तो हर जगह रहेंगे, पर चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है। स्पेस इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है, वहां पे सर्वेलेंस की बात होती है, वहां पे जीपीएस की बात होती है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो है आ चुके हैं, वेदर मॉनिटरिंग के लिए ऊपर भी आप पैसे कमा सकते हो। तो इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। और भारत के पास जो स्कोप है कि वो सस्ते दाम पे वो सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है, विद एक्यूरेसी रेशियो बहुत अच्छा है। हमने लास्ट ईयर जो एक यूरोपियन कंपनी है वनवेब, उसकी 128 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की थी इसरो ने। तो इसरो के पास ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी है। अब वो टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एलएनटी जैसी कंपनीज को दे रहा है। और इनके पास ऑलरेडी इनके पास सक्षमता है कि वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी अरे गरे को नहीं दिया जा रहा है। और आप ये भी देखिए कि देश के अंदर 1 लाख करोड़ दिया जा रहा है फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को भी एक इकोसिस्टम के जैसे तैयार किया जा रहा है। गवर्नमेंट अपनी जो रिसर्च लैब्स है जैसे डीआरडीओ, फिर बाद में इंडस्ट्री की पार्टनरशिप, प्राइवेट इंडस्ट्री की पार्टनरशिप, पीएसयू की पार्टनरशिप, स्टार्टअप्स की पार्टनरशिप, और उसके बाद उस सबको सपोर्ट दे रही है। तभी तो आप देख रहे हैं कि देश में इतने सारे ड्रोन तैयार हो रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि जो डीआरडीओ है वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहता है। और वो अपनी एनर्जी जो हैं, जो हमारी कावेरी इंजन है और बाकी जो क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स हैं जो हमारे देश के लिए जरूरी है, उसके ऊपर काम करेगा। जिस दिन हमारे पास हमारा खुद का इंजन आ जाएगा, अंबर जी, आप मैं बता देता हूँ, हमें अमेरिका और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के अंदर हम अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बना पाएंगे, फाइटर जेट प्लेन बना पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें करोड़ों रुपए जाते हैं। एक जो रफाल जेट है वो उसकी कॉस्टिंग आती है 2600 करोड़।
जब देश के अंदर हम वही जो रफाल है 1,000 करोड़ में बना सकते हैं, एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, और देश में हमको अभी 350 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। मतलब आप सोचिए, एक प्लेन के ऊपर कम से कम 1,000 करोड़ का आप सेविंग कर सकते हो। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, और ये बहुत दूर की सोच है प्राइम मिनिस्टर की। और प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि देश के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो इकोसिस्टम बने, इसके लिए मिलिट्री इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं। और आप देखिए जी। कि कैसे अभी हम अपनी ब्रह्मोस है, पिनाका मुझे है। एक सवाल बिल्कुल मैं और आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि और अब समय पूरा होने वाला है, तो मैंने सोचा आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या अब भारत जो है वो सिर्फ मिसाइल्स और रॉकेट्स बनाना सीख रहा है, और क्या भारत जो है या फाइनली वो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बना रहा है जो वॉर या जो क्राइसिस के वक्त में रैपिडली थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स रॉकेट स्ट्रेटेजिक सिस्टम प्रोड्यूस कर सके। बिकॉज फ्यूचर वॉरफेयर में सिर्फ वो कंट्री पावरफुल होगी जो बेस्ट वेपन डिजाइन करेगी, पावरफुल वो होगी जो क्राइसिस के बीच में वेपन को फास्टेस्ट स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग और रिप्लेनिश भी कर सके। क्या कहना है देखिए आप अमर इस? जी, आपको बता देता हूँ, यूक्रेन एक साल में 50 लाख ड्रोन्स बनाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड अदर थिंग्स। और उसके पास इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन आ चुका है डिस्पाइट बीइंग ऑन वॉर। आप सोच लीजिए, भारत को भी इसी वॉर के हिसाब से, आपके जो दो न्यूक्लियर नेबर्स है, दो नेबर्स है वो न्यूक्लियरली आर्म्ड है, चाइना और पाकिस्तान। उसके अलावा बांग्लादेश जो है वो मक्का पैक्ट साइन करने वाला है। आपको भी इंडस्ट्रियल लेवल आर्म्स प्रोडक्शन करने की जरूरत है। और जब तक आप इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपकी जीडीपी भी राइज हो रही है, आपकी जीडीपी राइज हो रही है, तो आपको वेपन सिस्टम्स में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। स्केलेबिलिटी, रिसर्च, इनोवेशन, इंडिजिनस भी करने की जरूरत है। और इसी के लिए भारत ने कभी भी, आपने देखा है कि जितने भी अभी वेपन्स प्रोक्योर कर रहे हैं, उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया आपको करना जरूरी है। और इसी के वजह से आप देखिए, देश के अंदर आपने देखा है कि नेवल इकोसिस्टम भी आ गया है। जैसे आपने देखा है कि मैसोकॉन डक्ट्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स है। सब जगह एक तरह से इकोसिस्टम तैयार हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। एक और एक चीज बोलता हूँ, जो डीआरडीओ को चाहिए सेमीकंडक्टर्स, और जितने भी आपको मालूम है सेमीकंडक्टर्स के 12 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया चल रहे हैं। तो जो भारत जो है सप्लाई चेन को भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी कर रहा है। उसको बाहर से सेमीकंडक्टर चिप्स मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। ये भी काम चल रहा है। इन अनदर 4-5 years देश के अंदर ही चिप्स बनेंगे, देश के अंदर ही मिसाइल सिस्टम्स डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर, और उसके जो बेनिफिट्स होंगे उसको हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, हमारे कॉर्पोरेट्स को मिलेगा, हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। और एक चीज है, भारत ने क्लियर कट अभी समझ में आ गया मुझे, उनको पैसे चाहिए, उनको मास मतलब प्रॉफिटेरिंग फ्रॉम वॉर। और ये कोई खराब नहीं है, सारी कंट्रीज करती है, अमेरिका भी करती है, टर्की भी करती है, सब कंट्रीज कर रही है। तो भारत को क्यों नहीं करना चाहिए? भारत को भी अपनी वेपन्स इंडस्ट्री बढ़ाने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं जानता हूँ बहुत सारे जो वामपंथी और बाकी जो ऑपोजिशन के जो लोग हैं, जो चाइनीज फंडेड है, टर्की फंडेड है, और जो सऊदी फंडेड है और अमेरिकन फंडेड है, ये इसको अपोज करेंगे। वो बोलेंगे कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े नहीं है, हम इनके साथ खड़े नहीं है। इनको देश के जो 140 करोड़ लोग हैं इनकी तो चिंता है नहीं, इनको 40 लाख पैलेस्टीनियंस की चिंता है। ये चीज होने वाली है, देश के अंदर प्रोटेस्ट होने वाला है। और ये जो अर्बन दिमागी नक्सल्स हैं, इनको आइडेंटिफाई भी करना जरूरी है। बस इतना ही बोलूंगा अमर जी। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज भारत एक ऐसे हिस्टोरिक ट्रांजिशन के बीच खड़ा है। डीआरडीओ मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो भारत की इंडस्ट्री को दे रहा है, इसरो अपने रोल को रिडिफाइन कर रहा है, और प्राइवेट कंपनीज जो है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एंटर कर रही है। दिस कैन बी इंडिया बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, बट ओनली इफ इंडिया अंडरस्टैंड्स वन फंडामेंटल रूल: प्राइवेट पार्टिसिपेशन yes, private monopoly no, technology transfer yes, lots of national control never, commercial efficiency absolutely yes, compromise on strategic capability absolutely not. The next war will not only be fought by soldiers, but it will be fought by supply chains, by factories, by rockets, by missiles, by satellite networks, by technology. And the countries that can design, manufacture, and rapidly
replenish their critical system will have the real strategic advantage. So the question is no longer can India make a missile. India can, the bigger question, of course, is that can India make 100 when it needs 100? Yes. And the sum goes for space. And of course, can India move ISRO from being nation's only space factory to being nation's most powerful space research engine, while Indian industry takes India to next level. Because this transition succeeds, India will not only just become Atmanirbhar, but it will become strategically unstoppable. Thank you so much, Umeshji, and thank you to our viewers. Thank you for joining. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat. जय जय सिया राम, जय हिंद। Jai Hind, Umeshji.